डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत आज हम ये पाठ द्वितीय में भारत में प्रशासनिक संस्थाएं पेपर के तहत दबाव समूह के बारे में अर्थ और परिभाषा जो हमने जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, उसके बाद दबाव समूह की विशेषताओं के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं कि दबाव समूह की क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहली बात, दबाव समूह औपचारिक रूप से संगठित व्यक्तियों का एक समूह होता है। दबाव समूह के निर्माण का जो आधार है वो स्वहित होता है और इसकी प्राप्ति इसका उद्देश्य होती है। दबाव समूह सरकार में भाग नहीं लेते और अप्रत्यक्ष तरीके से उन नीतियों को प्रचारित करते हैं, उन बातों को सामने लाते हैं जिनसे इनके स्वहित जुड़े होते हैं। कहने का मतलब, जिस सरकार से की भागीदारी में जिस सरकार से इनको फायदा होने वाला है उसकी नीतियों को प्रचारित करने में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करते हैं। इनकी जो सदस्य संख्या है, इनके जो उद्देश्य है, राजनीतिक दलों से अलग होते हैं। ये बात मैं आपको बता भी चुका हूँ। कार्य क्षेत्र भी इनका सीमित होता है और सरकार पे ये जो अपना प्रभाव है वो राजनीतिक दलों के माध्यम से डालते हैं, सीधा नहीं डालते। राजनीतिक दलों के माध्यम से, जिन राजनीतिक दलों की सरकार होती है उसके माध्यम से ये सरकार पे अपना दबाव भी बनाते हैं और प्रभाव भी डालते हैं। सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह पाए जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकृति सर्वव्यापक है, यानी सभी जगह मौजूद होते हैं। इनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। एक व्यक्ति एक समय में अनेक दबाव समूह का सदस्य बन सकता है। जब मैं आपको राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का जब अंतर स्पष्ट कर रहा था तो ये सब बातें आपके सामने आई थी, तो उन्हीं चीज़ों से हम दबाव समूह की प्रमुख विशेषताएं निकाल के ला रहे हैं। ठीक है। दबाव समूह का कार्यकाल निश्चित होता है, ये कि राजनीतिक संगठन होते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दबाव समूह के प्रकार। अमन महोदय जो है, उन्होंने संरचना और हित संचारण के आधार पर दबाव समूह को 4 भागों में बांट दिया। कौन से? संस्थात्मक, प्रदर्शनात्मक, असमुदायात्मक और समुदाय। अमन ने संस्थागत दबाव समूह के अंतर्गत बात बताई। क्या बताइए? देखो कि जो किसी राजनीतिक दल या अन्य समान हितों वाले वर्गों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। संस्थागत दबाव समूह वो है जो किसी राजनीतिक दल या अन्य समान हितों वाले वर्ग, उनका ही क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि भारत में संसद, नौकरशाही तथा राजनीतिक दलों में ऐसे समूह पाए जाते हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति करना होता है। ये दबाव समूह विकसित देशों में अधिक, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि विकसित देशों में स्पष्ट रूप से आप दबाव समूह का अस्तित्व प्राप्त कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। दबाव समूह का जो दूसरा प्रकार है प्रदर्शनात्मक है, जो भीड़, जुलूस, दंगे, धरने, हड़ताल, इनके रूप में अचानक राजनीतिक व्यवस्था में प्रवाह ये कर लेते हैं और उन्हें चमत्कारिक दबाव समूह भी हम कह सकते हैं। इनकी जो प्रकृति है वो अस्त व्यस्त प्रकार की होती है और ये शासन तंत्र को प्रभावित करके अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में ये सफल भी हो जाते हैं, कई बार ये असफल भी। भारत में, फ्रांस में, इटली में इस तरह के दबाव समूह आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। तीसरा वर्ग है असमुदायात्मक असाचार्य दबाव समूह, जिनका जन्म जो है धर्म के आधार पे है, धन संबंध, वंशानुगत, हित संचार आदि तत्वों के आधार पर होता है। और ये जो दबाव समूह है धार्मिक नेताओं, विशिष्ट व्यक्तियों आदि द्वारा संगठित और असंगठित होते रहते हैं। इनकी जो प्रमुख विशेषता वो ये है
ये हितों के साधन का काम निरंतर न करके समय समय पर ही करते हैं। आधुनिक रूप में इनका महत्व क्या हो गया? सीमित। और चौथी जो प्रकार है वो है समुदायात्मक या साझा। इस प्रकार के जो विशेष समूह हैं, ये जो है विशेष व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो संगठित होते हैं। ठीक है, सब नाम ही समुदायात्मक है। साहचर्य दबाव श्रमिक संघ हुए, व्यापारिक संघ हुए, इस प्रकार के ही दबाव समूह हैं। इस प्रकार के दबाव समूह नियमों पर आधारित होते हैं और अपने हितों की प्राप्ति के लिए विधि सम्मत प्रक्रिया भी ये अपनाते हैं। और अमेरिका में विशेष तौर पे ये दबाव समूह पाए जाते हैं। अब हम समझेंगे कि दबाव समूह किस तरह से कार्य करते हैं। ये प्रश्न पूछ भी लिया जाता है, ये दबाव समूह के कार्य करने के तरीके, दबाव समूह किस प्रकार से कार्य करता है बताइए। या फिर प्रश्न आ जाता है कि राजनीतिक दलों और दबाव समूह में क्या अंतर होता है। छोटे प्रश्न में आ जाता है दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार इस समूह से अलग होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। पहला है लॉबिंग। लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग से क्या मतलब है कि सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए हित व दबाव समूह के सदस्य विधानमंडल के विधायकों से साठगांठ करते हैं। यही साठगांठ विधायकों को दबाव समूह के हित में नीति बनाने को बाध्य कर देती है। इसको बोलते हैं लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब आगे समझिए, वे अपने प्रबल समर्थक विधायकों द्वारा विधानमंडल में अपने हितों की मांग रखते हैं और मजबूत लॉबी के कारण प्राय इसमें सफल होते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या क्या तरीके भी अपना सकते हैं। लॉबी मजबूत करने के विधायकों को रिश्वत देने से भी नहीं चूकते। अमेरिका में इस प्रकार की मजबूत लॉबी वाले हजारों दबाव समूह हैं सरकार द्वारा रजिस्टर्ड। ठीक है, भारत में ऐसी व्यवस्था औद्योगिकरण, जो हम कह रहे हैं कि भाई मोदी जी जो कि कृषि बिल लेके आए हैं अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए, तो एक तरह की यहाँ ये स्पष्ट बात समझ में आ रही है कि अडानी और अंबानी क्या है, लॉबिंग के माध्यम से अपनी नीतियों को बनाना, अपने फायदे के लिए कार्य करना। ठीक, और ये आपस में अडानी हुए, अंबानी हुए, इन्होंने एकजुटता करके सरकार को प्रभावित किया। औद्योगिक घराने कहने का मतलब ये, तो ये सरकार से फायदा लेने के लिए सरकारी नीतियों में समय समय पर अपनी आवश्यकता अनुसार बदलाव करवाते रहते। ठीक है, यानी भारत में इस प्रकार की लॉबिंग करने वाले कुछ औद्योगिक घराने हैं जो नीति निर्माण की प्रक्रिया को सीधे संसद में ही प्रभावित करते। लॉबिंग पहली चीज। दूसरी बात, जनमत को प्रभावित करना। दबाव समूह अपना पक्ष मजबूत करने के लिए कई बार जनता से सीधा संपर्क स्थापित, फायदा सिर्फ खुद के समूह का, लेकिन वो जनता का भी इसके लिए समर्थन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ लेने की है। तीसरी बात, चुनाव। ये जो दबाव समूह है, निश्चित तौर पे हमने पहले स्पष्ट कर लिया कि दबाव समूह चुनावी प्रक्रिया से दूर रहते हैं, चुनाव में अपने प्रतिनिधि खड़े नहीं करते, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से उन राजनीतिक दलों को ये फायदा पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिनका बहुमत आकर अगर सरकार बनती है तो इनके उद्देश्यों की पूर्ति होना संभव हो सकती है। ऐसी स्थिति में वे उन राजनीतिक दलों के सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी या सहयोगात्मक भूमिका का निर्वाह करती है। यहाँ तक कि कई बार टिकट वितरण तक में भी ये अपनी भूमिका, अपना प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, यानी अपने हितों की साधना के लिए, हित साधन के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जो जितवाने का काम, राजनीतिक दलों में उन प्रतिनिधियों को टिकट दिलवाने का काम जिनसे इनके स्वहितों की पूर्ति हो सके, उसमें निरंतर लगे रहते हैं। अगला है
विधायिका को प्रभावित करना। जब इनके हितों का पक्ष रखने वाले पक्षधर लोग चुनाव जीत के आगे बढ़ते हैं, सरकार बनती है, तो उस विधायिका में अपना जो पक्ष है इन विधायकों के माध्यम से वो रखवाते हैं। जैसे ब्रिटेन में है, संसदीय प्रणाली में अनुशासित ढंग से कार्य करते हैं, लेकिन अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण है, तो विधायिका का ही पूरा फायदा उठाने में सफल रहते हैं। वह आसानी से विधायिका को प्रभावित करवाने में सफल होते हैं। ठीक है, भारत हुआ, इटली हुआ, फ्रांस हुआ, इसमें ये समूह संसद से बाहर निकल के अपने हितों को प्राप्त करने के लिए, उनकी पूर्ति के लिए विधायिका को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और कई बार उसके लिए असंवैधानिक तरीकों का भी ये प्रयोग करते हैं। ज्यादातर दबाव समूह विधायिका की समितियों के आसपास ही केंद्रित होते हैं, यानी विधायिकाओं की जो समितियां हैं उसमें अपना पक्ष रख के किसी भी तरीके से प्रभावित करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति में ये लगे रहते हैं। कार्यपालिका पे दबाव बनाते हैं। मैंने वैसे पहले ही बता दिया कि अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है जहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है, जैसे कि अमेरिका, वहां पे आसानी से अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि दबाव समूह का अस्तित्व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में बहुत स्पष्ट रूप से देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा नौकरशाही को भी प्रभावित करने का ये प्रयास करते हैं। ये उनसे साठगांठ कर लेते हैं अधिकारियों से, ठीक है, क्योंकि नौकरशाही व्यवस्था ही सूचना का भंडार होती है, नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो वहां से, उस रास्ते से भी ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी देखने को मिला है कि न्यायपालिका को भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इसमें एक उदाहरण दे रखा है आपके सामने है कि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कानून के विरुद्ध दबाव समूह ने न्यायपालिका के पास अपील की थी। ठीक है, भारत में अनेक जनहितकारी याचिकाएं दबाव समूह ने न्यायपालिका में प्रस्तुत की है, ये बात समझ लेने की। इसके अलावा हड़ताल, बंद, प्रदर्शन, ये वो तरीके हैं जिनके माध्यम से भी ये सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। ये सब वो तरीके हैं जिनको दबाव समूह काम में लाते हैं। इसके अलावा प्रचार के माध्यम से जनमत को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, और राजनीतिक जन चेतना जब अगर जनता में जागृत होती है, जब सरकार के विरुद्ध कोई बात सामने आती है, तो राजनीतिक दलों को भी उस सूरत में इन दबाव समूह की बातें माननी पड़ जाती है। इसके अलावा एक उपाय और है अनुनयन, जो हमने इस समूह के रूप में देखा था। हित समूह का तरीका होता है अनुनयन का, दबाव समूह का तरीका होता है दबाव बनाने का। ये भी एक तरीका इनके पास होता है। ये अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार से सीधी बातचीत करते हैं, अपनी समस्या रख के उनके सामने अपनी प्रार्थना के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में अपनी बातें प्रस्तुत करते हैं, और जब मांग नहीं मानी जाती उस स्थिति में ये बदले की भावना से कार्यवाही, सौदेबाजी जैसे साधनों का प्रयोग भी करते हैं। गोष्ठियां करना, यानी विचार विमर्श के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा, इसके लिए गोष्ठियां हैं, सेमिनार हैं, इनका आयोजन करा के और जनप्रतिनिधियों को उनमें बुलाते हैं, उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं, और नौकरशाही के अधिकारियों तक भी इन बातों को पहुंचाते हैं। तो इस तरह से ये नीति निर्माण में अपना पक्ष रख पाने में संभव होते हैं। और कई बार भारत में तो ऐसा भी देखने को आया है कि प्रश्न काल के दौरान संसद में नोकझोंक भी उत्पन्न हो जाती है, किनको लेके, दबाव समूह की हिस्सादार की पूर्ति को लेकर।
तो ये ऐसी बातें हैं जिनको अपना के, जिन तरीकों को अपना के दबाव समूह कार्यरत होते हैं। तो कहने का मतलब कुल मिला के बात यही है कि दबाव समूह सरकार को प्रभावित करने के लिए नैतिक और अनैतिक, हिंसक और अहिंसक, उचित और अनुचित सभी तरह की तकनीकों को, साधनों को अपनाते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने समूह उद्देश्यों की पूर्ति करना, जिसके लिए वो कार्यपालिका पे, विधायिका पे अपना दबाव बनाते हैं। और वहां से भी अगर बात नहीं बने तो न्यायपालिका में जनहित याचिका के नाम पर अपनी बात रख करके न्यायपालिका के माध्यम से भी सरकार पर दबाव बनाने का इनका प्रयास रहता है। तो आज हमने दबाव समूह की जो तकनीक है, कौन से तरीकों को ये काम में लेते हैं, उनके बारे में जानकारी पड़ी। दबाव समूह की क्या विशेषता होती है, इसके बारे में जानकारी हासिल करी। और इसके साथ मैं अपने टॉपिक को समाप्त करता हूँ। ओके बच्चों, बाय बाय।